दोस्तों, हर इंसान किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है। कोई प्यार के पीछे भाग रहा है तो कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। लेकिन मुसीबत तब होती है जब प्यार किसी को मिलता है लेकिन पैसा नहीं, और जब किसी को पैसा मिलता है तो उसे प्यार का साथ नहीं मिलता। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इस ज़िंदगी में प्यार तो मिलता है लेकिन वो उस प्यार की कदर नहीं समझ पाते, उस प्यार को गँवा बैठते हैं। और वहीं कुछ ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हें प्यार वक़्त पर मिल जाता है और वो उस प्यार की कदर भी करते हैं और उनकी ज़िंदगी बहुत खुशियों से भरी होती है। चाहे पैसे भले ही कम हों, लेकिन ज़िंदगी में खुशियाँ होनी चाहिए। तो आज की एक ऐसी ही सच्ची घटना हम आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी सोचने पर ये मजबूर हो जाएँगे कि वास्तव में क्या पैसा ही दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है? या फिर प्यार और रिश्तों का भी कोई मोल है आज की इस दुनिया में? तो एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करते हैं हम आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। हम अनुराग आपको आज एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाले हैं, जो वाक़ई आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगी। ये एक ऐसी सच्ची घटना है जो कहानी के अंत तक ट्विस्ट एंड टर्न्स लिए हुए है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको आज की सच्ची घटना पसंद आए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसे ज़रूर पब्लिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो बाय रिक्वेस्ट इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, भारत का एक राज्य है हरियाणा और इसी हरियाणा का एक शहर पड़ता है गुरुग्राम और इसी गुरुग्राम का एक मोहल्ला है, एक इलाका है, उसका नाम है गांधीनगर। और इसी गांधीनगर की आज ये एक सच्ची घटना है जो आज हम आपके सामने बता रहे हैं। दोस्तों, जून का महीना था और दोपहर के करीब 4 बज रहे थे। अब शाम होने वाली थी और इसी बीच गांधीनगर में एक औरत भागते हुए एक घर पर आकर रुकती है। दरअसल वो घर सक्सेना साहब का था और उस घर का नंबर था 31 बी और ये एक रिहायशी बंगला था जहाँ सक्सेना साहब अकेले रहा करते थे। दोस्तों, जून का महीना चल रहा था और दोपहर के करीब 4 बज रहे थे। इसी बीच एक महिला दोपहर में एक घर के पास आकर रुकती है और एक दरवाजे को खटखटाना शुरू कर देती है। जब अंदर से सक्सेना साहब ने एक दरवाजा खोला तो वो महिला देखकर परेशान हो गई। दरअसल वो घर 31 बी सक्सेना साहब के नाम पर अलॉट था और जब सक्सेना साहब ने उस घर के बाहर निकलकर ये देखा कि एक महिला खड़ी है और वो दरवाजा खटखटा रही है, तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या बात है, किसको बुला रही हैं आप? तो उस महिला ने ये कहा कि मैं शोभा को खोज रही हूँ, क्या शोभा यहीं रहती हैं? तो सक्सेना साहब ने ये कहा कि नहीं, यहाँ शोभा नाम की कोई महिला नहीं रहती है और मैं अकेले रहता हूँ। इसके जवाब में वो महिला सुनकर मायूस हो जाती है और उसके बाद वहां से जाने लगती है। लेकिन दोपहर का वक्त था और गलियां सुनसान थीं। इसके बाद सक्सेना साहब ने ये सोचा कि क्यों ना इस महिला से इसके बारे में जानकारी ली जाए और पूछा जाए कि आखिर कैसे वो शोभा नाम की महिला को इस घर पर ढूंढ रही है। तो इसके बाद सक्सेना साहब ने उस महिला को आवाज देकर बुलाया और ये पूछा कि आप कब से शोभा जी को जानने लगी और शोभा जी को आप मेरे घर पर क्यों तलाश रही हैं? तब उस महिला ने बताया कि दरअसल करीब 3 साल पहले उसकी मुलाकात इसी घर पर शोभा जी से हुई थी और आज वो 3 सालों के बाद शोभा जी से मिलने के लिए यहाँ पर आई है। जब सक्सेना साहब ने ये बात सुनी तो उन्होंने उसे साफ मना कर दिया, क्योंकि दरअसल शोभा नाम की कोई महिला तो वहां पर कभी रहती ही नहीं थी। तो क्या हुआ था इस पूरी सच्ची घटना में, बने रहें इस वीडियो तक। तो दोस्तों, जब उस महिला ने शोभा के बारे में जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी तो सक्सेना साहब ने उसे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद वो महिला काफी हैरान और परेशान हो जाती है। इसके जवाब में सक्सेना साहब कहते हैं कि दोपहर का वक्त है और अब आप कहाँ जाएंगी और आप काफी परेशान लग रही हैं, मुझे बताइए बात क्या है। तब उस महिला ने कहा कि दरअसल मैं 4 सालों पहले इसी घर पर आकर एक शोभा नाम की एक महिला से मिली थी और वो यहीं रहा करती थी। लेकिन सक्सेना साहब ने ये कहा कि नहीं, मैं 3 सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ और इस नाम की कोई महिला कभी यहाँ रहती ही नहीं थी। आपको कोई गलतफहमी हुई है। इसके बाद सक्सेना साहब ने जब देखा कि वो महिला काफी परेशान हो गई है और उसकी बातचीत और पहनावे के अंदाज से ऐसा लग रहा था कि वो इस शहर की ही नहीं थी, तो सक्सेना साहब ने उसे अंदर बुलाया और कहा कि आप आइए, अंदर बैठिए और पानी पी लीजिए, इसके बाद आप चली जाइएगा। इसके जवाब में उस महिला ने कहा कि ठीक है और वो अंदर आ जाती है। सक्सेना साहब ने उसे पानी पिलाया और पानी पीकर उससे उसके बारे में पूछने लगे। इसके बाद सक्सेना साहब ने उसका नाम पूछा तो उसने ये बताया कि मेरा नाम सुमन है और मैं शोभा की दोस्त थी और 4 सालों पहले यहाँ पर आकर उससे मिला करती थी। लेकिन अब इस शहर में आना जाना होता नहीं और अब जाने वो कहाँ चली गई, इसलिए मेरी मुलाकात शोभा से नहीं हो सक रही है और अब मैं उसका नया घर भी नहीं जानती।
ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ, अब काफ़ी देर हो चुकी है। तो सक्सेना साहब ने कहा कि ठीक है, आप कुछ देर आराम कर लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा और अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं ही आपको कहीं छोड़ दूँ। तो सुमन ने कहा कि नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊँगी और आप मेरे लिए परेशान ना हों। इसके बाद उस महिला ने जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाए तो उसे चक्कर जैसा आने लगा और उस महिला ने कहा कि मैं थोड़ी देर यहीं आराम कर लेती हूँ, उसके बाद चली जाऊँगी। और इसके बाद सक्सेना साहब ने कहा कि अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो आप अंदर आकर भी आराम कर सकती हैं, अंदर एसी चल रहा है और मैं भी अंदर ही रहता हूँ। मैं शरीफ़ हूँ और आपको कोई परेशान होने की बात नहीं है, आप आराम से उठकर चले जाइएगा और अगर आप कहेंगी तो मैं आपको छोड़ भी दूँगा। लेकिन उस महिला सुमन ने कहा कि नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ और आप अंदर चले जाएँ और आप आराम करें, उसके बाद मैं उठकर यहाँ से चली जाऊँगी। इसके बाद सक्सेना साहब अंदर चले जाते हैं और वो अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। इधर वो महिला सुमन बाहर उसी सोफे पर बैठे बैठे ही सो जाती है। इसके बाद जब सक्सेना साहब उठकर बाहर आते हैं तो ये देखते हैं कि सुमन उसी सोफे पर ही सो गई है और काफी वक्त भी बीत गया है। जब सुमन को सोफे पर सक्सेना साहब ने सोते हुए देखा तो उन्होंने ये सोचा कि शायद बहुत थक गई होगी और इसी कारण वो उठकर नहीं जा सकी। लिहाजा उन्होंने सुमन को जगाया और उससे पानी के लिए पूछा और ये कहा कि आप काफी थक गई हैं और अब अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके साथ ही चलना चाहूंगा क्योंकि अब शाम हो चुकी है और ये एक नया शहर है। जाने आपके साथ कैसे लोग पेश आए और अगर आप इस शहर में नई हैं और अगर इस रास्तों को भूल गई तो बहुत परेशानी हो सकती है। इसलिए मैं आपको आपकी बताई गई जगह पर छोड़ देता हूँ। दोस्तों, फिर सुमन को उस घर से निकलते निकलते करीब 9:30 का वक्त हो जाता है। जब 9:30 का वक्त होता है और अंधेरा काफी ढलने लगता है तो सक्सेना साहब ने ये सोचा कि क्यों ना इस महिला को रुकने के लिए कहा जाए और सुबह उठते ही उसे उसकी जगह पर छोड़ दिया जाएगा या फिर वो अपनी जगह खुद ही चली जाएगी। इस बात को सोचकर सक्सेना साहब ने कहा कि अगर आप चाहें तो आज रात यहीं रुक सकती हैं क्योंकि अब 9:30 बज चुके हैं और ऐसे में इस समय निकलना सही नहीं होगा। तो इस बात को सुनकर उस महिला ने कहा कि ठीक है, मैं भी यही सोच रही थी और मैं यहीं रुक जाती हूँ और सुबह उठते ही यहाँ से चली जाऊंगी। जब सक्सेना साहब ने ये सुना कि महिला ने कुछ इस प्रकार से कहा कि वो यहाँ से चली जाएगी तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये महिला इस शहर की ही नहीं है और ना ही उसका इस शहर में कोई ठिकाना है। जब सक्सेना साहब ने पूछा कि आप कहाँ जाएंगी तो वो उसने साफ साफ कहा कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है और मैं यहाँ पर किसी एक सहेली के लिए आई थी और अब वो सहेली भी यहाँ पर नहीं रहती है। तो सक्सेना साहब को ये समझ आ जाता है कि दरअसल वो उस महिला का इस शहर में कोई ठिकाना नहीं है और वो अपनी सहेली शोभा के ही सहारे यहाँ पर आई थी। तो उसके बाद सक्सेना साहब ने उस महिला को फोर्सफुली आग्रह किया और कहा कि ठीक है, आज आप यहीं रुक जाइए, कल सुबह चले जाइएगा। इसके जवाब में वो महिला भी रुक जाती है और सक्सेना साहब उस महिला के साथ अंदर चले जाते हैं। सक्सेना साहब ने कहा कि आप चाहें तो यहीं पर फ्रेश हो लीजिए, आप चाहें तो कुछ खाने के लिए भी ऑर्डर कर लेते हैं। जब सक्सेना साहब ने इस तरीके से आग्रह किया तो उस महिला ने मना नहीं किया और कहा कि ठीक है और मैं आपके लिए कुछ खाने की व्यवस्था करता हूँ। ऐसा कहकर सक्सेना साहब ऊपर चले जाते हैं और उन्होंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया। कुछ देर में खाना भी आ जाता है और वो महिला और सक्सेना साहब दोनों बैठकर भोजन करने लगते हैं। दोस्तों, इसके बाद बातें करते करते वक्त निकल जाता है और रात के करीब 11 बज जाते हैं। सक्सेना साहब ने उस महिला से पूछा कि दरअसल आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। तो महिला ने कहा कि मैंने आपको बताया तो था कि मेरा नाम सुमन है और मैं एक दूसरे शहर से रहती हूँ। और सक्सेना साहब को उसने बातों बातों में ये भी बताया कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका जो पति है वो उससे बहुत मारपीट करता है, उसके साथ गाली गलौज करता है और वो शराबी किस्म का है। सुमन ने बातों बातों में ये भी कहा कि उसका पति बहुत नीच किस्म का है और वो उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। उसने अपने शराब और जुए की लत में कई जगहों से कर्ज उठा लिया है और दोस्तों और रिश्तेदारों के तगादे आते रहते हैं। इसके लिए उसने मुझे भी तंग करना शुरू कर दिया और अब ये कहता है कि तुम अपने मायके से जाकर पैसा लेकर आओ, तुम कुछ काम करके मुझे पैसे दो और अगर तुम कुछ नहीं कर सकती हो तो तुम मेरे दोस्तों की रातें ही रंगीन करके मेरा कर्ज अदा कर दो। कुछ इस प्रकार से वो महिला कहकर बहुत तेज रोने लगती है, जिसके जवाब में सक्सेना साहब ने उसे ढांढस बंधाया और ये कहा कि आप परेशान मत होइए, दरअसल आज आपने यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं भी अपने साथ किसी केयरटेकर को और किसी सहयोगी की तलाश में था जो मुझे खाना बना कर दे सके, जो मेरी देखभाल कर सके, मेरे इस घर को संभाल सके और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे इसी घर में रहें और हमारे सभी कामों को करें। और यही नहीं, अगर आप चाहें
तो आप मुझसे भी हेल्प ले सकती हैं। दरअसल मैं आपको एक नौकरानी की तरह नहीं, एक सहयोगी, एक दोस्त की तरह इस घर में एक साथ रखना चाहता हूँ। जिसके जवाब में उस महिला ने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर बहुत कर्ज है और मेरे पति को जब ये पता चलेगा कि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, तो वो मुझसे मारपीट करेगा, हो सकता है वो आपके साथ भी बदतमीजी करे। जिसके जवाब में सक्सेना साहब ने कहा कि आप यहाँ पर आकर अब बिल्कुल भी सुरक्षित हैं और अब यहाँ पर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर आपका पति यहाँ पर आएगा तो मैं उसे देख लूंगा। और इस प्रकार से वो महिला संतुष्ट हो जाती है और सक्सेना साहब के पास रुक जाती है। दोस्तों, इसके बाद जब सक्सेना साहब बहुत भावुक हो जाते हैं और वो महिला को चुप कराने लगते हैं, तो दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। और सक्सेना साहब ने कहा कि ठीक है, अब आप चुप हो जाइए और मेरे बेडरूम में जाकर सो जाइए और मैं यहीं सोफे पर सो जाता हूँ। लेकिन उस महिला ने कहा कि नहीं, आपका बेडरूम है, आपका घर है, तो आप अपने बेडरूम में जाकर सोइए और मैं यहीं सोफे पर ही सही हूँ, मैं यहीं सोऊंगी। तो सक्सेना साहब ने उसे अपने बेडरूम से एक कंबल और एक चादर लाकर दे दी, एक तकिया दे दिया और सुमन उसी सोफे पर सो जाती है और उसके बाद सक्सेना साहब अपने बेडरूम में चले जाते हैं। अगली सुबह जब सक्सेना साहब देखते हैं तो सक्सेना साहब के बेडरूम में एक फ्रेश चाय रखी होती है और यही नहीं, उस बेडरूम की हालत काफ़ी सुधरी होती है। उनके आसपास का माहौल काफ़ी बदला-बदला सा था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने बहुत ही करीने से उस घर को सँभाल कर रखा हो और साफ-सफाई का पूरा इंतज़ाम कर दिया हो। इसके बाद सक्सेना साहब काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जब वो बाहर अपनी लॉन में जाकर देखते हैं तो उन्होंने ये पाया कि सुमन उनके पौधों में पानी दे रही है और सक्सेना साहब को देखकर वो मुस्कुराती है और ये कहती है, गुड मॉर्निंग सक्सेना जी, आपकी सुबह कैसी रही? तो सक्सेना साहब ने भी उसे गुड मॉर्निंग कहा और ये बताया कि ठीक है, आज आपका ये पहला दिन है और आज आप मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब सक्सेना साहब ने सुमन को अपने प्लांट्स में पानी देते हुए देखा तो ये कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको भी पौधों का शौक है और मैं भी पेड़ पौधों के प्रति बहुत आकर्षित रहता हूँ, मुझे भी ये सब बागवानी करना बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद सुमन ने ये कहा कि ठीक है सक्सेना साहब, मैं आपके ही जागने का वेट कर रही थी और अब मैं चलती हूँ। तो सक्सेना साहब ने कहा कि अचानक से क्या हुआ? आप कल रात में तो ये कह रही थी कि आप मेरे साथ ही रुकेंगी और मेरे साथ ही काम करेंगी और आज सुबह-सुबह अचानक आप जाने की बात क्यों कर रही हैं? तो सुमन ने ये कहा कि मैंने कल रात बहुत सोचा और मैं ये जानती हूँ कि आप अकेले हैं, मैं भी अकेली हूँ। समाज और लोग हम दोनों के रिश्ते को नापाक कहेंगे, गंदा कहेंगे और मैं ये नहीं चाहती कि आपके ऊपर कीचड़ उछले। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। मैं अपने पति को छोड़कर दर-बदर की ठोकरें खा रही हूँ और न जाने किस जगह पर मुझे छाँव मिलेगी, कहाँ पर मेरी मंजिल का ठिकाना होगा। तो जब सक्सेना साहब ने ये सुना तो ये कहा कि देखिए सुमन, सभी को एक पते की तलाश होती है और सभी एक मंजिल की तलाश में होते हैं। शायद आपकी मंजिल आ चुकी है और अब आप इस पते को छोड़कर किसी और जगह पर जा रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपको दुनिया में कई सारे रास्ते मिलेंगे, लेकिन कोई ना कोई रास्ता किसी न किसी मंजिल की तरफ तो जाता ही है और अगर आप इसी मंजिल पर आकर रुक चुकी हैं, तो क्यों ना आप इसी मंजिल को अपना बसेरा बना लें। जब सक्सेना साहब की इस बात को सुमन ने सुना तो वो खिलखिलाकर हंसने लगती है और कहती है कि आप बातें बहुत अच्छी करते हैं और कुछ इस प्रकार से सक्सेना साहब के साथ सुमन रहने लगती है। इसके बाद सक्सेना साहब से सुमन ने कहा कि ठीक है, अब ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा? आप तो रोज बाहर से ही मंगाकर खाना खाते हैं, क्या आपको घर का खाना पसंद नहीं है? और क्या आपकी पत्नी नहीं है? तब सक्सेना साहब ने ये कहा कि दरअसल मेरी पत्नी का 3-4 साल पहले ही इंतकाल हो चुका था। जब कोरोना की पहली लहर साल 2020 में आई थी, तो उसी समय मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और तब से मैं इस पूरे घर में अकेला ही हूँ और ये सोचता हूँ कि कब कोई साथी मिले, कब कोई मुझे जानने और पहचानने वाला मिले जो मेरे इस वीरान सी जिंदगी में रंग भर सके। सुमन ने इस बात पर कोई उत्तर तो नहीं दिया और ये कहा कि ठीक है, मैं आज से आपके लिए घर का बना हुआ खाना और ब्रेकफास्ट बनाकर रखूंगी। अब आपको बाहर से खाना मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सुमन और सक्सेना साहब दोनों अंदर चले जाते हैं और सुमन सक्सेना साहब के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। ब्रेकफास्ट बनाते-बनाते दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट भी करते हैं और दोनों बातचीत करने लगते हैं। सुमन ने सक्सेना साहब से ये देखा कि सक्सेना साहब कुछ कहना चाहते थे और इसके बाद सक्सेना साहब ने कहा कि बहुत सालों के बाद घर का खाना खाकर मुझे बहुत शांति मिल रही है। मेरी पत्नी भी होती तो ऐसा ही खाना बनाती और ये कहकर वो बहुत भावुक हो जाते हैं। जिसके जवाब में सुमन ने उनका हाथ पकड़ा और ये कहा कि अब आप दुखी मत होइए और आज 3-4 सालों के बाद पहली बार आप घर का खाना खा रहे हैं, इस बात की आपको खुशी होनी चाहिए।
तो सक्सेना साहब ने कहा कि सुमन, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में रंग भरो और मेरे इस खाली मकान को एक घर बनाओ। जब सुमन ने सक्सेना साहब की ये बात सुनी तो मुस्कुराने लगती है और उसके बाद दोनों ने एक सादे समारोह में शादी भी कर ली। दोस्तों, बस यहीं से कहानी का एक दूसरा मोड़ शुरू होता है, जब सक्सेना साहब और सुमन शादी करके अपने घर आते हैं और एक रात अपनी बेडरूम में जाकर अपनी सुहाग रात मनाते हैं। और दोस्तों, दरअसल ये एक हवस और एक जिस्मानी ताल्लुकात नहीं, ये एक भावनात्मक संबंध था, ये एक प्यार का सैलाब था जो काफी बरसों से सक्सेना साहब अपने दिल में किसी एक अनजान व्यक्ति के लिए समाये हुए थे। और इधर सुमन, जो कि अपने हालातों और अपने पति के दुखों से मारी हुई थी, दोनों एक दूसरे को उस रात बेडरूम में टूट कर प्यार करते हैं और सुहाग रात की पहली रात बहुत ही खुशगवार गुजरती है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब अगली सुबह सक्सेना साहब अपनी पत्नी के साथ बातचीत कर रहे होते हैं और इतने में अचानक एक व्यक्ति धड़धड़ाता हुआ उस घर में आता है और ताली बजाते हुए कहता है कि वाह, क्या बात है, किसी और की पत्नी के साथ रंगरलियां मनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती सक्सेना? और तुम इतनी गए गुजरी इंसान हो, मैंने तो सोचा भी नहीं था। जब सक्सेना साहब ने इस बात को सुना तो वो परेशान हो गए और वो ये सोचने लगे कि अचानक ये कौन सा व्यक्ति है जो इस घर में आ गया। और इधर सुमन, जो सक्सेना साहब के साथ बैठी हुई थी, वो उस व्यक्ति को देखकर बहुत घबरा जाती है और अब वो ये सोचने लगती है कि कैसे इस व्यक्ति से मेरा पीछा छूटेगा। और वो सक्सेना साहब से कहती है कि दरअसल यही मेरा पति है जो मेरे साथ मारपीट करता है, दरिंदगी करता है, और जब ये मेरे साथ सेक्स करता है तो ऐसे हैवानों की तरह सेक्स करता है और ऐसे हैवानों की तरह मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता है जैसा कोई दरिंदा करता हो। और इतने पर भी जब इसका मन नहीं भरता है तो ये मुझे अपने दोस्तों के सामने भी एक प्लेट की तरह परोस देता है और इसके दोस्त भी मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाते हैं, मुझसे जबरन शारीरिक संबंध बनाते हैं, मुझसे मारपीट की जाती है। और इस तरीके के तमाम सारे इल्जामात सुमन ने अपने पति पर लगाए। और इधर सक्सेना साहब, जो कि नई नवेली शादी करके अपनी पत्नी के साथ बैठे थे, इधर सक्सेना साहब का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ा जा रहा था। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारी पत्नी अब तुम्हारी नहीं रही और उसने मेरे साथ बाकायदा शादी कर ली है और अब हम दोनों पति पत्नी हैं, और अब अगर तुमने मेरी पत्नी के साथ मारपीट करने की कोशिश की या इसके साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार किया तो मैं पुलिस को फोन करके तुम्हें अंदर करवा दूंगा। और मैं इस इलाके का प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की नीचता करने का प्रयास भी मत करना। उसके बाद उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा कि अगर आप इतने ही बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि किसी और की पत्नी से बिना तलाक किए हुए शादी करना कानूनन जुर्म माना जाता है और मैं आपको अंदर करवा सकता हूँ। जब सक्सेना साहब ने ये सुना तो ये समझ गए कि जी हाँ, ये तो बात सच है, अगर मैंने इसकी पत्नी से शादी कर ली है और इसी के साथ तलाक नहीं हुआ है तो यहाँ पर कानूनन दांव उल्टा मुझ पर ही पड़ सकता है। इसके जवाब में सक्सेना साहब ने कहा कि ठीक है, तुम्हें चाहिए क्या, तो मुझे ये बताओ। तो सक्सेना साहब से उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे ऊपर 25 लाख का कर्ज है और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरा 25 लाख का कर्ज अदा कर दें और आप उसके बाद इस औरत के साथ कुछ भी करिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी ये एक वेश्या औरत है, ये एक धोखेबाज और एक फ्रॉड औरत है, ये मुझे भी धोखा देकर यहाँ आ गई और अब आपको भी धोखा देकर यहाँ से चली जाएगी। जब सक्सेना साहब ने ये सुना तो वो बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने ये कहा कि खबरदार से अगर मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी गलत सलत बातें की तो अगली सुबह आना और अपने पैसे लेकर यहाँ से चले जाना, और हाँ, आते आते तलाक के पेपर्स साथ लेकर आना और तलाकनामे पर दस्तखत करके आना। उसके बाद उस व्यक्ति ने जवाब में हाँ कहा और पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। जब अगली सुबह वो व्यक्ति सक्सेना साहब के घर आता है तो उसी कोठी में उस व्यक्ति ने सक्सेना साहब से हंसते हुए कहा कि मैं तो इससे आजाद हो रहा हूँ, अब आपकी बारी है और अब आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। लेकिन सक्सेना साहब को इसकी बातें झूठी लग रही थी और सक्सेना साहब ने ये सोचा कि कोई कैसे इतनी खूबसूरत, इतनी मासूम और इतनी अच्छी पत्नी के साथ दरिंदगी कर सकता है, वहशियाना तरीके से उसके साथ शारीरिक संबंध बना सकता है, उससे मारपीट कर सकता है। दरअसल ये व्यक्ति ही झूठ बोल रहा है और सुमन जैसी औरत ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। और उसके बाद सक्सेना साहब ने उसे 25 लाख रुपए दिए और तलाकनामे के पेपर्स पर दोनों के दस्तखत होने के बाद दोनों कानूनन रूप से अलग हो जाते हैं। और इधर अब सक्सेना साहब अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति घर के बाहर जाता है और एक दिन बीतते हैं, सक्सेना साहब ने अपनी पत्नी को डिनर पर ले जाना चाहा,
इसके बाद जब सक्सेना साहब अपनी पत्नी को डिनर पर लेकर जाते हैं और उसकी मनपसंद शॉपिंग करवाते हैं, उसके लिए गहने और नए कपड़े लेकर आते हैं, तो सक्सेना साहब की पत्नी सुमन ने सक्सेना साहब के साथ बहुत ही रोमांटिक अंदाज में उनके लिए फूलों की सेज सजाई और कुछ इस प्रकार से सक्सेना साहब और सुमन उस बेडरूम में जाकर शारीरिक संबंध बनाते हैं और सुहाग की पहली रात में सक्सेना साहब और सुमन सारी सीमाएं तोड़ देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हंसी खुशी के माहौल में सुहाग की वो रात गुजर जाती है और जब अगली सुबह होती है और सक्सेना साहब नींद से उठते हैं तो देखते हैं सुमन बेड पर नहीं है और सक्सेना साहब ये सोचकर इत्मीनान रहते हैं और अपनी जिंदगी के नए नए सपने बुनना शुरू कर देते हैं और ये सोचते हैं कि वो कितने लकी हैं, उन्हें सुमन जैसी एक अच्छी खूबसूरत पत्नी मिली है जो उनका ख्याल रखती है, उनके साथ जिंदगी गुजार रही है और अब जिंदगी कितनी खुश नसीब होगी और मुझे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मिलेगा, मेरे घर को संभालने वाली कोई औरत आ चुकी है जो मेरी जिंदगी को भी संभालेगी और मेरे इस घर को संभालेगी। कुछ इस प्रकार से सोचते हुए सक्सेना साहब अपने बेडरूम से निकलकर बाहर आते हैं। जब सक्सेना साहब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बाहर भी उनकी पत्नी सुमन नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि दरअसल हो सकता है कि वो पौधों में पानी दे रही हो या लॉन में टहल रही हो। जब सक्सेना साहब ने लॉन में भी जाकर देखा, वहां भी नहीं मिली और अपने पूरे घर को तलाश लिया। जब सक्सेना साहब की पत्नी सुमन उन्हें पूरे घर में कहीं नहीं मिलती है, इसके बाद जब सक्सेना साहब अपने दूसरे रूम में जाते हैं तो वहां देखकर उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं, वो परेशान हो जाते हैं। दरअसल उन्होंने ये देखा कि अलमारी खुली हुई थी और अलमारी का जो लॉकर था वो टूटा हुआ था। उस लॉकर से गहने, ज्वेलरी और कैश जो भी था वो सब कुछ गायब था। यही नहीं, उनकी खानदानी ज्वेलरी और साथ में जो महंगे कपड़े और जो महंगी चीजें थी, जो महंगी अंगूठियां और जो कैश वगैरह रखा हुआ था, वो सारा कुछ गायब हो चुका था और उनकी नई नवेली पत्नी सुमन उनका सारा कैश, उनकी सारी ज्वेलरी और सारी संपत्ति लेकर फरार हो चुकी थी। सक्सेना साहब इस बात को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और वो वहीं पर गिरकर रोने लगते हैं। उनका मन टूट जाता है। दोस्तों, इसके बाद सक्सेना साहब को उस व्यक्ति की सारी बातें याद आने लगती हैं जब उस व्यक्ति ने ये कहा था कि ये एक फ्रॉड औरत है और मैं बर्बाद हो चुका हूँ, आपको भी बर्बाद कर देगी और मैं तो इससे आज़ाद हो रहा हूँ, अब आप फंस चुके हैं। तो सक्सेना साहब को ये सारी बातें याद आने लगती हैं और सक्सेना साहब वहीं जमीन पर गिरकर रोने लगते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि दरअसल सुमन के साथ उन्होंने कहाँ पर गलती कर दी। विश्वास करके, उसके साथ शादी करके, उसे एक आसरा देकर, या फिर वो एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जो सुमन और उसके उस अय्याश पति ने मिलकर बुना था और सक्सेना साहब को इस सारे खेल की जानकारी ही नहीं थी। दोस्तों, जब इस तरीके की कोई भी घटना होती है तो दरअसल वो हमारा विश्वास तो तोड़ ही देती है, लेकिन ये भी एक सबक देती है कि ये पैसे जो हैं, ये 5 से 7 लाख रुपए जो हैं, ये बहुत ज़्यादा दिनों तक चलने वाले नहीं हैं। लेकिन ऐसे में कोई एक व्यक्ति जिसने आपके ऊपर पूरा विश्वास किया, जो आपके साथ एक नई जिंदगी जीना चाहता था, जिसने आपके साथ एक प्यार का रिश्ता बनाने की कोशिश की, आपने उसके रिश्ते को ही तोड़ दिया, आपने उसके विश्वास का ही कत्ल कर दिया। दरअसल इस तरीके की सच्ची घटनाएं जो होती हैं वो हमारी आंखें खोल देती हैं। और आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको आज की ये सच्ची घटना अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो बाय रिक्वेस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नए विषय के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के माहौल पर नजर बनाए रखिए और सुरक्षित रहिए। टेक केयर।